नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये बिहार विशेष के बारे में, बिहार तत्व सार संग्रह की जो बुक है एटोटरिया को, इसको शुरू किया था और ये आज इसका तीसरा वीडियो है। इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो बिहार में होती है तुर्क शासन के आगमन से। तुर्कों का आगमन भारत में किस तरीके से होता है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्थानीय वंश जो थे कर्नाट वंश के बारे में विशेषता बात करी जाएगी, और फिर देखेंगे कि जो मुगल हैं वो बिहार में आते हैं। ठीक है, सही इतना टाइम में, और फिर आते हैं और फिर शेर शाह सूरी का जो उदय होता है और सिख धर्म के बारे में ये चर्चा करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए। तो अगर बात करें तो आपको पता है कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करता है। ठीक है, और गौरी जब ठीक है पृथ्वी चौहान को हराने के बाद वापस जाता है तो अपना एक दास यहीं छोड़ जाता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दास रहता है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो ये बख्तियार जो है इसने भारत में मतलब भारत में बिहार में आक्रमण किया। किसने किया बिहार में आक्रमण? वो किया किसने? बख्तियार ने। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में आक्रमण करता है, और बिहार में आते हुए आपने पता है कि यह कर्नाट वंश जो था, उत्तरी बिहार, जो उत्तरी बिहार है वहां पर इस समय जो शासन कर रहा था वो था कर्नाट वंश। तो एक कर्नाट वंश पे आक्रमण करता है, और उसके बाद यह सबसे पहले जो उदंतपुरी बिहार था, ठीक है, उदंतपुरी महाविहार था, उस पर विजय प्राप्त करता है 1198 में। ठीक है, उसका दहन कर देता है। उदंतपुरी के बाद यह नालंदा जाता है, ठीक है, और विक्रम सराय, इन पर भी आक्रमण करता है और यहाँ को इसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो कई बार पूछा गया है कि जो नालंदा महाविहार था इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। फर्स्ट बात। दूसरी कि बिहार पर बख्तियार ने आक्रमण कब किया था? तो 1198 ईस्वी में। बिहार पर उस समय शासन कौन कर रहा था? तो कर्नाट वंश का शासन था। इसके बाद यह बिहार से होता हुआ 1203-4 ईस्वी में यह बंगाली का जो नादिया क्षेत्र है वहां पर सेन वंश का शासन था, और सेन वंश का जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। इस पर आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है। तो यह यानी इसको यह जो लक्ष्मण सेन है ये डरकर भाग जाता है, और डरकर भागने के बाद जो बख्तियार है वह नादिया को यानी कि जीतने के बाद वहां पर अपनी राजधानी स्थापित करता है, जिसका नाम रखता है वह क्या? यखनौती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो बख्तियार था उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो ये था यखनौती। तो 3-4 बातें कि 1198 में जो बख्तियार है वो है बिहार में आक्रमण करता है। बिहार में उस समय कर्नाट वंश का शासन रहता है। ठीक है, कर्नाट वंश का शासन। वह सर्वप्रथम उदंतपुरी महाविहार को नष्ट करता है, उदंतपुरी महाविहार। उसके बाद नालंदा को नष्ट करता है, और उसी रास्ते में पड़ता हुआ सबसे अंत में जो विक्रम सया है, ठीक है, जो कहां पड़ता है? ये भागलपुर में है, उसको नष्ट करता है और फिर इंटर कर जाता है कहां पे? ठीक है, पश्चिम बंगाल जो वहां पे उसके नादिया जो क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करता है। यहाँ पर सेन वंश का शासन रहता है, लक्ष्मण सेन जो है वो शासक थे, और उसको यानी वो डर के भाग जाता है, और भागने के बाद जो वहां की जो राजधानी है वो यखनौती बनाता है। तो ये इतनी बातें हैं जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बख्तियार की हत्या जो है उसका एक ठीक उसी का एक अधिकारी रहता है जिसका नाम था, ठीक है, तो उसका एक अधिकारी था जिसका नाम था ये मर्दान। ये हत्या कर देता है, और उसके बाद उसका जो शव है वो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया जाता है। किसको? बख्तियार के। ठीक है, तो बख्तियार का जो हत्या करने के बाद इसका शव कहां दफनाते हैं? इमादपुर में। तो इतनी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब इसी समय मैंने बताया कि आपको कर्नाट वंश था, तो कर्नाट वंश के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्नाट वंश जो था वो तिरहुत जो मथिया का क्षेत्र है यानी उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर शासन कर रहा था। किसके बाद? पाल वंश के पतन के बाद। ठीक है, तो इसका उदय हुआ, और ये जो कर्नाट वंश है, ठीक है, इसके शासक जो थे यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? वो था नान्यदेव। तो नान्यदेव ने इसकी स्थापना की, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि जो कर्नाट वंश थी उसकी राजधानी कौन सी थी? तो वो है सिमरावगढ़। ठीक है, बख्तियार ने जब इस समय आक्रमण किया तब यहाँ जो कर्नाट वंश का शासक था वो था नरसिंह देव। कर्नाट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव। नरसिंह देव ने जब आक्रमण हुआ तो ये नरसिंह देव जो है इसने नजराना भेंट प्रस्तुत किया था। किसको?
ताकि बख्तियार इस पे आक्रमण नहीं करे, इस वजह से ये किया था। ऐसा इसने किया क्यों था कि जो कर्नाट वंश है और सेन वंश, इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी, ठीक है। तो इस वजह से ये दुश्मनी की वजह से क्या किया कि इसने भेंट दी ताकि यह सेन वंश पर आक्रमण कर सके, ठीक है। तो ये कर्नाट वंश पर जो तुर्क सेनापति तुगलक तगन जो है, इसने अभियान की चर्चा, इसने भी अभियान किया था, और इसकी जो चर्चा है वो किसने की है, ध्रुव स्वामिन जो है तिब्बती जो व्यक्ति थे, यात्री थे, धर्मा स्वामिन ने इसकी चर्चा की, ठीक। वही बात करेगा ये में सोइतानों की बात करें तो कर्नाट वंश का संबंध जो नजराना भेंट करने से रहा है, यानी वो नजराना भेंट करते रहे। परंतु जो ग्यासुद्दीन है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब गंगाई अभियान किया था तो वह कर्नाट वंश पर भी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। आगे है ग्यासुद्दीन, यानी कि प्रथम जो सुल्तान था जिसने बिहार पर आक्रमण किया, वो कौन था, ग्यासुद्दीन। और उस समय जो कर्नाट वंश पर आक्रमण किया था वो थे हरिसिंह देव। तो कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह देव था जब गयासुद्दीन ने आक्रमण किया, और वहीं जब कर्नाट वंश पर बख्तियार ने आक्रमण किया तब उस समय कौन शासक थे, नरसिंह देव थे। तो ये याद रखिए, हरिसिंह और नरसिंह देव, ठीक है। हरिसिंह जो है इन्हीं को ही अंतिम शासक माना गया है। उसके समय जो पंजी प्रबंध का विकास हुआ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बिहार में जब ग्यासुद्दीन ने आक्रमण किया, तो मतलब बात करते हैं कि जो तुगलक का ये सल्तनत वंश है, इस समय बिहार में किस तरीके से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश है, ये प्रथम शासक था जिसने बिहार पर अभियान किया था। 1225 ईस्वी में जब बंगाल और बिहार एक साथ हुआ करता था तो अधिकार प्राप्त किया था, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण जो स्थापित हुआ वो 1324-25 में मैं बताया कि ग्यासुद्दीन जब कर्नाट वंश पर आक्रमण किया था, विजय प्राप्त की थी, तब से ये इनका वास्तविक नियंत्रण हुआ। परंतु प्रथम जो शासक था वो था इल्तुतमिश, जिसने बिहार पर अभियान किया था। फिरोज शाह के समय भी बंगाल अभियान के समय बिहार आया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये फिरोज शाह है, इसने जो जैन मंदिर है राजगीर पर, उसको अनुदान दिया था। तो ये भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जैन मंदिर पर अनुदान दिया था किसने, फिरोज शाह ने, ठीक है। इसके बाद इसी समय जो बिहार शरीफ थी तुगलक काल में, राजधानी बिहार की राजधानी कौन सी थी, बिहार शरीफ थी। और बिहार शरीफ का जो नगर है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। इस समय बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसका है वो है मयक इब्राहिम, जो जिसका नाम वास्तविक नाम क्या था, मयक बयां, ठीक है। इसका मकबरा कहां पर है, तो वो है बिहार शरीफ में। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज उन सिराज, इनकी किताब का नाम आप जानते हैं, तबकात नासरी। इस तबकात नासरी, मिनहाज उन सिराज की जो किताब है तबकात नासरी, इससे सर्वप्रथम बिहार नाम का चर्चा प्राप्त होती है, यानी कि बिहार नाम कहां से आया है, तो ये तबकात नासरी में इस शब्द का वास्तविक रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आते हैं अफगान शासक। तो बिहारों में अफगान जो है उनका आता है सिकंदर लोदी के समय ही 1495-96 में दरिया खान नौहानी जो है इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये एक अफगान थे, शासक थे। ये इस समय बिहार के प्रशासक नियुक्त किए गए थे। किसने किया था, सिकंदर ने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो दरिया खान नौहानी को, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो दरिया खान नौहानी है जो सर्वप्रथम यहाँ पे प्रशासक हुआ करते थे, ठीक है, के बाद उनका जो पुत्र था बहार खान नौहानी, इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने की थी, बहार खान ने, दरिया खान का पुत्र था, इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। दूसरी ओर जो अफगान शासक महमूद लोदी था, वो बाबर से बचने के लिए यहाँ पर बिहार में आ गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, ठीक है, घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगानों को पराजित किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में वापस से अफगानों का उदय हुआ था। आप जानते हैं शेर शाह सूरी भी अफगान था। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि शेर शाह सूरी का जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था, ठीक है, और सासाराम के ये जागीरदार हुआ करते थे, हसन खां। जो शेर शाह है इसके बचपन का नाम फरीद खान था, ठीक है, क्या नाम था, फरीद खान,
ठीक है। बहार खां नुआनी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बहार खां, जिसने सर्वप्रथम बिहार में स्वतंत्र अफगान राष्ट्र की स्थापना की थी। इसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने नुहानियों के पतन, जब ये जो बहार खां उनका पतन हो गया, तो उसकी जो बेगम थी, ठीक है, बहार खां की, जिसका नाम था दुद्दू बेगम, दुद्दू बेगम से विवाह करके और बिहार पर कब्जा किया था। शेर खां ने, मतलब शेर शाह जो है, इसने 1534 ईस्वी में जो सूरजगढ़ है वहां के युद्ध में जो बंगाली को पराजित किया था और उस पर भी अधिकार किया था। आप जानते हैं 1539 में चौसठ के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह ने, यानी कि शेर खां की से बजाय शेर शाह की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम इसका नाम क्या था? शेर खां, बाद में शेर शाह बन गया जब हुमायूं को हरा दिया। ठीक है। 1540 में 1527 ने एक वर्ष बाद कन्नौज का जो युद्ध होता है, जिसको बैराम का युद्ध भी कहते हैं, इसमें हुमायूं को पराजित करके पूरी तरीके से सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है और हुमायूं भारत से भाग जाता है। ठीक है। एक वर्ष बाद 1527 में शेर शाह ने पटना दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, पटना दुर्ग को निर्माण बनाया और बिहार की राजधानी बनाई। ठीक है। इसका जो वर्णन है वो अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी नामक पुस्तक जो है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। पता है कि जब शेर शाह जो है, जब मारवाड़ रायसीना जो है रायसीन और मारवाड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद यह है जो उत्तर प्रदेश का कागेंजर अभियान है, यहां पर जब आता है तो बारूद फट जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। शेरशाह ने अपने जीवन में सासाराम पर ही अपना खुद का मकबरा बनवाया था, जो किसमें है? इंडो इस्लामिक स्थापत्य में है। कहां बनवाया था? सासाराम में। कई बार पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहां पर है, तो सासाराम में। ये इसने जीते जी बनवाया था। इसकी मृत्यु के बाद इस पे जो पूरा काम करवाया था वो इसके पुत्र ने करवाया था, जिसका नाम था इस्लाम शाह। ठीक है। तो इतनी बात है। यह अष्टकोणीय पद्धति बना हुआ है। ठीक है, रेड मार्बल से बना हुआ, रेड सैंडस्टोन से, सॉरी। ठीक है। अब आइए, शेरशाह में रोहतास जो गढ़ है वहां पर इसका एक फोटो बनाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली जो है उसकी शुरू की थी, जिसकी भूमि की माप पर आधारित था। इसी भूमि के आधार पर जो टैक्स था उसका निर्धारण किया जाता था। ठीक है। इसने जरीब सिस्टम भी शुरू किया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित था। इसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था के सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो है दयाई खां, जिसका श्याम शाह नाम था, वापस उस उपाधि के साथ यह शासन करता है। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बढ़ जाता है और 1555 में मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं वापस से सिकंदर सूरी को हरा करके सूर्यवंश का अंत कर देता है और वापस से बिहार में मुगल वंश शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यह है इतनी सी कहानी। अब आते हैं मुगलों का बिहार में किस तरीके से आगमन होता है। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश का शासन रहता है और आप जानते हैं कि सूर्यवंश को खत्म करके मुगल राज की पुनः स्थापना होती है। ठीक है। दिल्ली में राज की पुनः स्थापना होती है और बिहार में जो ताज खां कर्रानी है उसके नेतृत्व में अफगान राज का गठन होता है वापस से। ताज खां कर्रानी, ताज खां कर्रानी है ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई और उसका जो पुत्र था दाऊद खां कर्रानी ने इसका बाद में विरोध किया। तो अकबर ने उसे दंडित करने की, जो ताज खां कर्रानी का जो पुत्र था दाऊद खां, जब उसने विरोध करना शुरू किया तो अकबर ने उसको दंडित करने हेतु स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीता। किसने? अकबर ने। और दाऊद खां पटना छोड़ करके भाग गया। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। उसके बाद अफगानों का पूरी तरीके से बिहार से समाप्ति हुई। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा यानी प्रांत घोषित कर दिया गया और इसको मुनीम खां जो था यहाँ का प्रांतपति यानी गवर्नर बनाया गया। ठीक है। तो किसको बनाया गया गवर्नर? मुनीम खां को। किसने बनाया था? अकबर ने। फिर अकबर के समय ही जो राजा मान सिंह थे बिहार का प्रांतपति घोषित किया गया 1587 ईस्वी से 94 ईस्वी तक। और मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य में बिहार में काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। तो याद रखिएगा, मान सिंह अकबर के समय। मान सिंह के समय ही रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया, वापस से पटना से रोहतास को राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय जो था, यानी अकबर के बाद जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक है। और यहां से हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने अपने जो बेटा था राजकुमार परवेज, उसको बिहार का प्रांतपति बनवाया और बाद में यह जो पद था प्रांतपतियों का अब सिर्फ राजकुमारों को ही दिया जाता था। तो परवेज को, राजकुमार परवेज जो है, उसने जहांगीर ने उसको प्रांतपति बनाया था। ठीक है। औरंगजेब ने अपने जो पौत्र थे अजीम,
को बिहार का प्रांतपति बनाया 1702 ईस्वी में, और वह बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त हुआ, और अजीम ने ही पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था, ठीक है, और उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो फरुखसियर हैं, शासक फरुखसियर 1713 में इन्होंने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो पटना में प्रथम राज्याभिषेक किसका होता है? वह है फरुखसियर का, ठीक है। दूसरा जो राज्याभिषेक होता है, ठीक है, मतलब दूसरा जो राज्याभिषेक होता है वो है शाह आलम द्वितीय का भी पटना में राज्याभिषेक होता है। तो दो शासक हैं जिनका बिहार में राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो 1707 में जाती है, और इसके बाद बिहार में जो इनका शासन है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाता है किस कौन? मुर्शिद कुली खान, और 1727 में वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त हुआ था, ठीक है, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद जो सरफराज खां नवाब बना है, और सरफराज खां के बाद अयवर्दी खान ने ग्रिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा करके यहाँ का नवाब बन जाता है, ठीक है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर इस पद को स्थायी बना दिया, और 1756 ईस्वी में अयवर्दी खां की मृत्यु के बाद बिहार, जो बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी तरीके से। अब हम आते हैं बिहार में सिख धर्म की उपस्थिति। तो बिहार में सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर आदि क्षेत्र में यात्रा की थी। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे, और यहाँ पर अपनी पत्नी जो थी गुजरी देवी जी को वो यहाँ छोड़ गए थे। गुजरी देवी जी उस समय मां बनने की अवस्था में थी, और उन्हीं से जो अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म पटना में होता है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह पटना में हुआ, कब हुआ? 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बनते हैं, ठीक है, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। इस वजह से इन्हीं के सम्मान में पटना में ही तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना है, ठीक है। तो तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहां पर है? पटना में, और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा गया था अभी बीपीएससी में कि तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहां पर है? तो पटना में। ये 70वें बीपीएससी में पूछा गया था। और कौन से गुरु का जन्म हुआ था? 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? पटना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आधुनिक बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आधुनिक बिहार में हम बात करते हैं यूरोपियों का आगमन। तो अगर बिहार में बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी आती है? तो वही कंपनी जो भारत में सर्वप्रथम आई थी, पुर्तगाली थे जो थे वही भारत में आए थे, और उसके बाद वो हुगली के माध्यम से पटना से व्यापार किया करते थे। वह पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और स्पाइसेस, इनका यहाँ से व्यापार करते थे, परंतु इनकी स्थायी कोठी बिहार में नहीं थी। 1632 में जो प्रथम कोठी स्थापित करते हैं, यानी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जाती है, वो करते हैं डच, ठीक है। डचों ने सर्वप्रथम जो पटना कॉलेज है, इसकी उत्तरी इमारत में सर्वप्रथम कोठी स्थापित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने ही 1620 ईस्वी में पटना के जो आयम बाग है, यानी अंग्रेजों ने वहां पर व्यापारिक कोठी स्थापित की, परंतु वह उतनी सक्सेस नहीं हुई, तो ये एक वर्ष बाद बंद हो गई। और फिर इन्होंने दोबारा से वास्तविक सफलता 1651 में प्राप्त होती है। जो प्रथम अंग्रेज यात्री था, जिसका नाम था पीटर मुंडी, वह बिहार में 1632 में आता है, और उसने यहाँ व्यापार करने की संभावना देखी, तथा डच कंपनी यहाँ तब तक व्यापार कर रही थी। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान जो अभी कहाँ अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, तो गुलजारबाग, पटना जो में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर ही अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी। डेनिश कंपनी भी 1774 में पटना सिटी की जो नेपाली कोठी है वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, परंतु ज्यादा समय तक ये टिकती नहीं है, और फिर वापस ये भारत छोड़ के जा चुकी होती है। जो मुगल शासक फरुखसियर हैं, उन्होंने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी, और साथ में सिक्के जारी करने की भी मान्यता दे दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? फरुखसियर ने 1717 में, कि कंपनी भारत में कहीं भी व्यापार कर सकती है, मुफ्त व्यापार कर सकती है बिना टैक्स के, और सिक्के जारी कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी।
कुछ पैसे देने के एवज में। बिहार और बंगाल में अंग्रेज बात करते हैं तो 1717 में जब ये व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जाता है तो दूसरी ओर बंगाल के जो नवाब थे अयोवर्दी खां, ठीक है, ये मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर चुके थे, अतः व्यापारिक हितों को संघर्ष का स्वाभाविक था। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेजों और इनके बीच में भारतीय के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। 1756 में अयोवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका जो नाती रहता है सिराजुद्दौला वह यहाँ का नवाब बनता है। 23 जून 1757 को सिराज ने बयासी के युद्ध में हार गया और इसकी हार हुई और मीर जाफर के सहयोग से अंग्रेजों ने यहाँ पे जीत प्राप्त की। मीर जाफर को फिर नवाब बनाया गया जो अंग्रेजों का इशारे पर काम करता था, परंतु 1760, ठीक है, 1760 में मीर जाफर से जब अंग्रेज नाखुश हुए तो उन्होंने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। कहाँ का नवाब बना दिया? बंगाल का। ठीक है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहां कर दिया? मुंगेर कर दिया। ठीक है, यानी बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है वहां पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी और वहां पर आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना की, आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, इससे अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने वापस से इसको हटा करके 1763 में मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया, जिससे मीर कासिम नाराज हो गया और मीर कासिम ने फिर इनसे यानी युद्ध करना चाहा और इसके बाद जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था, इनकी संयुक्त सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया 1764 के युद्ध में, जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। इस संयुक्त सेना में अंग्रेजों की जीत होती है और फिर उसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनको 26 लाख रुपए, ठीक है, के एवज में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती है। ठीक है, तो इतने 26 लाख रुपए के एवज में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वो यानी टैक्स इकट्ठा करने के जो अधिकार हैं वो किसके देने पड़ जाते हैं? वो अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 1766 में पटना में स्थित जो अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जिनका नाम था मेरिटन, वह राजा जो धीरज नारायण है और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया है। ठीक बनाया गया और 1767 में धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को ही कंपनी का नवाब या दीवान घोषित कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, पूछा गया था बिहार का जो कंपनी ने किसे दीवान बनाया था, तो वो था राजा सिताब राय। ठीक है, 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पे भीषण अकाई पड़ते हैं। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इन सब में इसका प्रभाव देखा गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाई पड़ता है। जांच अधिकारी जिसका नाम था जानसोर, ठीक है, इसने सुझाव दिया था कि बिहार में बार बार जो ये पड़ता सूखा पड़ता है, इससे निपटने हेतु हमें क्या बनाना चाहिए? एक अन्नागार यानी अनाज भंडार गृह बनाना चाहिए। और इसी के सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन गार्टिसन, ठीक है, गार्टिस्टन, इन्होंने गोल घर पटना का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो ये हो गया बिहार में कंपनियों का आगमन। अब हम देखते हैं कि बिहार में जनजातीय विद्रोह जो है वो कैसे हुए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरे भारत में जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, तो उसका संदर्भ में बिहार में भी होते हैं। सर्वप्रथम जो बिहार में विद्रोह होता है वो कहते हैं तमाड़ विद्रोह। यह 1789 से 1794 तक हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और यहाँ पे कोई विशेष नेता नहीं है, इस वजह से उसका नाम नहीं दिया। दूसरा है चेरो विद्रोह, यह 1800 से 1802 ईस्वी जो आज पलामू क्षेत्र है झारखंड का, वहां पर हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? भूषण सिंह ने। तीसरा है हो विद्रोह, यह भी 1820 से 21 के बीच में होता है, सिंहभूम जो पटना का क्षेत्र है, और इस पर भी कोई विशेष नेता नहीं। कोई विद्रोह, यह भी 1831 से 32, छोटा नागपुर, बुद्धू भगत ने इसको नेतृत्व किया। संथाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1855-56 में होता है। यह संथाली परगना जो है, ठीक है, भागलपुर और छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया, इसके जो नेतृत्व करते थे वो चारों भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इसका सरदारी विद्रोह होता है 1800 यानी तुरंत इसके 2 वर्ष बाद 1858 से
95 तक होता है छोटा नागपुर सिंहभूम के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1895 से 1900 के बीच में होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ताना भगत विद्रोह जो है ये 1913 से 1914 के बीच में होता है, गुमया जो झारखंड के क्षेत्र है और जतरा भगत जो है इसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं। अब थोड़ा दो विद्रोह जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संथाली की बात करते हैं तो ठीक है, ये जो क्षेत्र है दामन को, ये जो भागलपुर और राजमहल क्षेत्र था उसे दामन को क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर जनजातियों का शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध में यहाँ पे ठीक है, यहाँ एक प्रथा हुआ करती थी मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत। इस पर जो दिकू थे, बाहरी थे, उनका यहाँ पर हस्तक्षेप हो रहा था और इसके विरोध में क्या हुआ, यहाँ पे विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किया था 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। बाद में सरकार ने इसको दबा दिया, परंतु संथाई परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 पारित किया गया और फिर यहाँ पे एक नया परगना बनाया गया जिसका नाम दिया गया संथाई परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। इसी प्रकार दूसरा जो विद्रोह है वो है मुंडा विद्रोह। इसका नेतृत्व जो थे वो बिरसा मुंडा ने किया था। यह भी एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था, ठीक है, और इसकी व्यापकता इतनी ज्यादा थी कि इससे ओयुयान विद्रोह का भी नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रथा थी खूंट कट्टी प्रथा, जिस पर बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप था और ईसाइयों का भी वो था। तो बिरसा मुंडा जो व्यक्ति थे जो शुरुआत में ईसाई थे, बाद में इन्होंने वापस से हिंदू धर्म स्वीकार किया और इसको दीक्षा दी थी आनंद पांडे जो उनके गुरु थे। इन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया, यानी सिंह बोंगा जो है वो जनजातियों के देवता होते हैं। उन्होंने आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद और जनेऊ धारण करने जैसे सुधार जनजातियों में यानी कि मुंडा जनजाति में किए। ठीक है, और इस तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत 1899 में होती है, कई स्थानों पर रह जाता है। 13 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है और फिर 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। ठीक है, बाद में सरकार को हार करके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित करना पड़ता है और खूंट काटी प्रथा है उसको पुनः शुरू किया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, उससे पूर्व बिहार में कई सारे विद्रोह हुए, उनमें से एक था वहाबी विद्रोह या वहाबी आंदोलन। आप जानते हैं कि इसका जो प्रवर्तक थे वो थे अब्दुल वहाब, परंतु भारत में इसका जो किया था वो थे सैयद अहमद बरेलवी जो तो उत्तर प्रदेश के थे। प्रारंभ में यह विद्रोह तो इसका काम था धार्मिक सुधार, परंतु बाद में यह राजनीतिक हो गया और अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गया। ठीक है, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे, एक थे सितना जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में था और दूसरा था पटना। ठीक है, केंद्र था पटना। केंद्र से धन और स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद जो थे, सैयद अहमद रईवे, ये पटना में 4 प्रतिनिधि उन्होंने चुना था। एक का नाम था इनायत, एक का नाम था विलायत, ये दोनों भाई थे, फरहत और मोहम्मद हुसैन। इन चारों व्यक्तियों ने इस मूवमेंट को पटना में शुरू किया था। बंगाली जो फराजी मूवमेंट था वो भी इसी से प्रेरित था, वहाबी मूवमेंट से। वहाबी मूवमेंट के दमन को 1863 में अंबाया तथा 1865 में पटना में अभियान हुआ अंग्रेजों ने और इसको पूरी तरीके से दबा दिया और जो नेता थे उनको कारावास और मृत्युदंड दिया गया। दूसरा विद्रोह एक और है नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 के बीच में हुआ। यह बिहार के जो सोरा उत्पादक एक वर्ग था जिसको नोनिया कहते थे। ठीक है, तो अंग्रेज ये जो सोरा होता है ये बारूद बनाने काम आता था। तो बिहार में सोरा का उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। जो बीच के अंग्रेज अधिकारी थे वो इसका मुनाफा कमाते थे और नोनियों को ज्यादा इसमें फायदा नहीं होता था। तो नोनिया समुदाय ने क्या किया, चोरी छिपे यह सीधे व्यापारियों को सोरा बेचना शुरू कर दिया और जो बीच के व्यक्ति थे उनसे मतलब उनका बायकॉट कर दिया, जिससे जब इन पर दबाव बनाना शुरू हुआ तो उन्हें उसके विरुद्ध वो कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ये याद रखिएगा, नोनिया समुदाय का संबंध किससे, सोरा उत्पादन से। ठीक है, और सोरे का काम क्या होता है, तो यह बारूद बनाने में काम आता है, इसी को साइट पीटर भी कहा जाता है। एक और विद्रोह है जो 1856 में हुआ था, इसे कहते हैं टोयोटा विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में हुआ था ये। मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे जब उनको शुरुआत में पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु बाद में सरकार ने तय किया कि अब मिट्टी का बर्तन दिया जाएगा, जिससे वो नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1856 में विद्रोह कर दिया, फिर सरकार को हार करके पुनः
पीतई का ही न्योता देना पड़ा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1856 कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। 1857 क्रांति तो आप जानते ही कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में इसकी शुरुआत अगर बात करें तो अभी जो झारखंड है वहां का देवघर जो है, वहां पे 12 जून 1857 को एक गांव है रोहिणी, उस रोहिणी गांव में एक रेजिमेंट हुआ करती थी, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, जहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट थे नॉर्मल ये और सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये दोनों मारे गए। फिर रोहिणी के विद्रोह को मेजर जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने दबा दिया, ठीक है, और कई सैनिकों को फांसी दी गई। पटना में जो नेतृत्व है वो 3 जुलाई को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अय्यर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ पर मतलब इसका नेतृत्व किया और विद्रोह में जो अफीम एजेंट थे डॉक्टर आर योय वो मारे गए। परंतु जो कमिश्नर टेयर है उसने विद्रोह को दबा दिया और जो पीर अय्यर सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में संतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना शुरू कर दिया। और फिर उसी दिन पटना का जो पास दानापुर है, दानापुर रेजिमेंट में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद जो शाहबाद है डिस्ट्रिक्ट है पे प्रवेश करके जगदीशपुर के जो एक जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, उनको अपना नेता घोषित कर दिया, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह को। तो बाबू कुंवर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया। ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के, इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई को सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना इन पे सैन्य शासन स्थापित कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल तोड़ करके वहां के 400 कैदियों को आजाद करा दिया। वहीं जो टिकरी राज था उस समय, उस टिकरी राज में भी आक्रमण करके 10,000 रुपए को लूट लिया था। जगदीशपुर के जो बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 का नेतृत्व किया और जो कमिश्नर थे बिहार के पटना के जिनका नाम था कमिश्नर टेयर, उन्होंने बाबू कुंवर सिंह से भेंट करने का आमंत्रण किया था। परंतु बाबू कुंवर सिंह जानते थे कि जो मौलवी अहमद वैया था उनके साथ विश्वासघात हुआ था, इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ठीक है, और इसने 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया, हर प्रश्न में पूछा जाता है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो वो था बाबू कुंवर सिंह। आरा में जब संघर्ष हुआ तो कैप्टन डनवर जो था वो मारा गया था, ये याद रखिएगा। लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा बाद में। फिर वो रीवा और बांदा होते हुए यूपी, मध्य प्रदेश का रीवा और यूपी का बांदा हुए कहाँ पहुंचते हैं? लखनऊ पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो अवध के शाह थे, ठीक है, आजमगढ़ पर फरमान ठीक दिया था इनको। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर के भी कानपुर में अंग्रेजों को युद्ध किया और बाद में फिर वो आजमगढ़, ठीक है, में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ई ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आती है और जिसमें बाबू कुंवर सिंह काफी पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह पराजित कर देते थे किसको? ई ग्रांट की सेना को। जो शिवराजपुर घाट है गंगा नदी पर, उसे पार करते समय सेनापति जो डगया से उन्होंने एक गोली मार देते हैं जो बाबू कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लग जाती है। इसी से बाबू कुंवर सिंह क्या करते हैं, अपना बायां हाथ काट करके मां गंगा को अर्पित कर देते हैं और कहते हैं, हे गंगा मैया अपने प्यारे अकिंचन की भेंट स्वीकार करें, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका जो भाई है, छोटे भाई बाबू अमर सिंह, वो इसको आगे जारी रखते हैं। दूसरे भाई हरकिशन सिंह जो है वो भी इसको आगे बढ़ाते हैं और ये छापा मार युद्ध करते रहते हैं कैमूर की पहाड़ियों से। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी को अपना जो बिहार है वहां पर अधिकार हो जाता है जगदीशपुर में, और महारानी विक्टोरिया जो थी वो सभी को क्षमादान दे देती हैं युद्ध के बाद, परंतु अमर सिंह को दंडित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? वो है 26 अप्रैल 1858, ठीक है। और उसके बाद उनके छोटे भाई, ये भी पूछा गया था एक बार कि बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। इन्होंने छापा मार युद्ध किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1857 तक और मध्य का युद्ध बिहार और 1857 तक बिहार के बारे में यहाँ तक चर्चा हो। अब आते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1858 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, आप जानते हैं, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो W.C. बनर्जी करते हैं। इसमें 72 प्रतिनिधि
एकत्रित होते हैं, परंतु इसमें बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब होता है उसमें बिहार के 31 प्रतिनिधि होते हैं, जाते हैं। अगर बिहार में बात करें कि बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 27वां अधिवेशन बिहार का हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और इसकी अध्यक्षता की थी RN मधोईकर ने। दूसरा 37वां 10 वर्ष बाद दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में, 12 से 10 वर्ष 22 में गया में अधिवेशन होता है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने। 54वां अधिवेशन भी होता है, लेकिन यह झारखंड में रामगढ़ में होता है, 1940 में होता है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें याद रखिएगा। अब जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन, जो बंगाल विभाजन है, उसकी घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को। उस समय जो वायसराय रहते हैं कर्जन करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी रहता है। विभाजन के विरोध में पूरे भारत में इस बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो जाता है, और बिहार में भी इसके विरोध में जो सतीश चंद्र, एक प्रधानाध्यापक हैं सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उनकी वो इसको बढ़ावा देते हैं। और 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है उसकी स्थापना 1906 में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। बंगाली विभाजन 1911 में आप जानते हैं रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 1908 में। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस जो होते हैं वो प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर के जॉर्ज किंग फोर्स जो है उनकी किंग फोर्स की हत्या का प्रयास करते हैं। परंतु यह जो बम है वो इनकी गाड़ी में गिर करके जो कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री की गाड़ी में गिर जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग जाते हैं। वहीं चाकी जो है प्रफुल्ल चाकी जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहां तक हो गया हमारा, अब होम टू बिहार में और फिर गांधी जी का आगमन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।